एंडोक्राइनोलॉजी। तो अब एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम हार्मोन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन इज़ अ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होगा, एंड एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। मतलब किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करेगा बॉडी फंक्शन रेगुलेट करने के लिए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसे जो ये डेफिनेशन दे रखी है। नॉट ऑल हार्मोन्स एक्ट एट डिस्टेंट साइट, कि सारे के सारे हार्मोन ज़रूरी नहीं है कि दूर जाके ही डिस्टेंट साइट पे ही जाके काम करे। इसके एग्जांपल हो सकते हैं पैराक्राइन हार्मोन, ऑटोक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन्स का मतलब है एक्ट्स ऑन द नियर बाय सेल, ऐसे हार्मोन जो अपने नियर बाय सेल्स पे ही काम करेंगे। और जो ऑटोक्राइन है एक्ट ऑन द सेम सेल, मतलब कि सेम सेल पे काम करे। इसके एग्जांपल तुम्हारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं। ठीक है। फिर नोट ऑल हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जरूर नहीं कि जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हो कि वो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले। इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जो ऑर्गन से निकलते हो, जो या फिर कोई डिफरेंट टिश्यू से निकलते हो, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जीआईटी हो गया। जीआईटी के अंदर तुम्हारा गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया, सेक्रेटिन, कोलेस्टोसाइटिकाइनिन, सीआईपी, मोटिलिन। तो ये अलग 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 हार्मोन हो गए। इनके मैंने यहाँ पे भाई काम भी मेंशन कर रखे, जैसे गैस्ट्रिन है एचसीएल सेक्रेशन कराता है स्टमक से। सेक्रेटिन है तुम्हारा बाइकार्बोनेट पेनक्रियास से निकलवा देगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज करा देगा। सीसी क्या है? कोल्सिस्टोकाइनिन, ये तुम्हारा बाइल रिलीज और पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करवा देगा। जो एक आता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कम कर देगा। मोटिलिन है कंट्रोल करेगा गट की मोटिलिटी को। तो अलग अलग हार्मोन के मैंने थोड़ा बहुत काम भी लिख दिया ताकि आगे समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब हार्ट है, हार्ट से क्या क्या रिलीज होता है? हार्ट से तुम्हारा एएनपी निकलता है, जो कि तुम्हारा बीपी मेंटेन करेगा और सोडियम का एक्सक्रीशन में मेंटेन करेगा। किडनी से क्या क्या रिलीज होता है? किडनी से तुम्हारा एक तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, एक स्टिमुलेट करेगा आरबीसी के प्रोडक्शन को। ठीक है। फिर तुम्हें देखना है कोलेस्ट्रॉल, कि रेनिन के साथ एक कैल्सिट्रोल भी निकलता है, जिसको एक्टिव विटामिन D3 बोलते हैं, हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखना है तीसरा नंबर एक्सेप्शन, नॉट ऑल हार्मोन ट्रैवल थ्रू ब्लड, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रैवल करे। फॉर एग्जांपल लोकल हार्मोन, जो लोकल हार्मोन इसके एग्जांपल बन सकते हैं, एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ सेक्रेशन, जो साइट ऑफ सेक्रेशन वहाँ पर लोकली काम करेंगे, जैसे कि पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। ठीक है, पैराक्राइन हार्मोन, ऑटोक्राइन हार्मोन हमने देख लिए। नॉट ऑल हार्मोन नीड रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस, ज़रूरी नहीं है कि वो सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर हो उनका, मतलब कि सेल सरफेस के ऊपर। अब रिसेप्टर क्या है? जो रिसेप्टर है वो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है किसी भी हार्मोन के लिए, किसी सेल के ऊपर, टारगेट सेल के ऊपर। रिसेप्टर तीन जगह हो सकता है, क्या तो वो सेल के सरफेस पे होगा, या भी उसके न्यूक्लियस में होगा, या फिर उसके साइटोप्लाज्म में होगा। तो इन तीनों में से कहीं पे भी मिल सकता है। इसने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे मतलब कि सेल के सरफेस पे ही हो। ठीक है। अब देखना है तुमको भाई, जिसका एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन हो सकता है। स्टेरॉयड हार्मोन तुम्हारे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है। दो टाइप के हार्मोन होते हैं, या तो लिपिड सोल्यूबल होते हैं या फिर तुम्हारा वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल तुम्हारे एमाइंस होते हैं या फिर अमाइनो प्रोटीन हार्मोन हो गए। ये टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से। अब देखना है तुम्हारा नर्वस सिस्टम आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन, जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है वो भी प्रोड्यूस कर देता है। तो ये उसका एक्सेप्शन हो गया कि क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, मतलब कि क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं इसको, मैं कंफ्यूज हूँ। अब न्यूरो हार्मोन देखो, न्यूरो हार्मोन्स के एग्जांपल हो गए तुम्हारा ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। ठीक है। अब एक्चुअली स्लाइड पे मूव करते हैं। स्लाइड थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो क्या मेरे को फास्ट मूव करना पड़ेगा ताकि मैं इसको जल्दी से पूरा कर सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब एंडोक्राइनोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन की साइंटिफिक स्टडी को तुम एंडोक्राइनोलॉजी बोलोगे। जनरल फीचर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के जनरल फीचर क्या क्या है? एक तो ये डक्टलेस होता है, दूसरा इसमें सप्लाई ऑफ ब्लड होती है, सेक्रेट होता है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ट्रैवल करता है ब्लड टू द टारगेट सेल, ब्लड से लेकर टारगेट सेल तक ट्रैवल करता है। स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होते हैं टारगेट सेल के ऊपर, जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। अब रिसेप्टर, अब देखो भाई तुमको रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम पहले रिसेप्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर हार्मोन रिसेप्टर, की हार्मोन रिसेप्टर क्या है? अब भाई के एग्जाम में तुम प्रिपेयर कर गया एंडोक्राइन से भाई बहुत सारे हार्मोन और उनके फंक्शंस, लेकिन आगे उसमें हार्मोन के रिसेप्टर क्या होते हैं भाई डेफिनेशन पूछ ली। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। हार्मोन रिसेप्टर आर बाइंडिंग साइट ऑन द टारगेट सेल, हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है टारगेट सेल के ऊपर, आइदर ऑन द सरफेस और इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, या तो सरफेस के ऊपर या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में। दैट आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन
स्पेसिफिक हार्मोन बाइंड टू देम। ये जब भी एक्टिवेट होगी जब कोई स्पेसिफिक हार्मोन बाइंड करेगा। वो इफ हार्मोन डज नॉट या कैन नॉट बाइंड टू द रिसेप्टर देन नो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रिजल्ट। अगर कोई हार्मोन जो बाइंड नहीं करता या कर नहीं सकता तो फिर उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 सेल दिखा रखी है, 1 2 और 3। अब इन 3 सेल में क्या कह रखा है कि भाई 2 हार्मोन है, हार्मोन ए और हार्मोन बी। तो हार्मोन ए और हार्मोन बी, तो इसमें कह रखा है कि अब भाई एक सेल के ऊपर एक या एक से ज़्यादा हार्मोन के भी रिसेप्टर हो सकते हैं। सिंपल सी बात थी बस। अब टाइप ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग। सेल टू सेल सिग्नलिंग के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? एक तो पहला है पैराक्राइन इफेक्टर, ऑटोक्राइन इफेक्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सोक्राइन इफेक्टर। पैराक्राइन इफेक्टर, पैराक्राइन तो मैंने तुमको बता ही दिया, मैसेंजर डिफ्यूज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड यूजुअली टू इन्फ्लुएंस एडजेसेंट सेल। अब जो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, मान के चलो ये जो तुम्हारी एंडोक्राइन सेल है इसके साथ में और भी सेल पड़े होंगे और 2 सेल के बीच में तुम्हें पता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी पड़ा होगा। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा है तो उसमें क्या है, तुम्हारा मतलब जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा और फिर वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज़ कर जाएगा और उसके बाद वो इन्फ्लुएंस करेगा एडजेसेंट सेल को, एडजेसेंट सेल पे जाके काम करेगा। तो मतलब कि वही हो गया, मतलब कि साथ वाले सेल पे काम कर रहा है। अब ऑटोक्राइन देखा था, ऑटोक्राइन मैसेजर एक्ट ऑन द सेल्स ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब कि खुद के ऊपर या फिर इसी की ओरिजिन वाली सेल्स, मतलब कि उसी टिश्यू पे काम करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर देखो, एक्ट्स अफेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड टारगेट सेल, मतलब कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में या फिर न्यूरॉन और टारगेट सेल के बीच में कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। फिर देखो एक्सोक्राइन इफेक्टर। एक्सोक्राइन इफेक्टर केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, hormones produced by pancreas which are released into gastrointestinal tract। अब एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? एक्सोक्राइन है ये, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन नहीं है। एक्सोक्राइन क्या है, मतलब कि दूसरी बॉडी से, कोई बॉडी के अलग पार्ट से रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि पेनक्रियाज से। अब पेनक्रियाज है ये डायरेक्ट निकल रहे हैं तुम्हारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड में क्या है? मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट देख लो भाई तुम पहले। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर तुम्हारा हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, किडनी, ओवेरीज और मेल्स के अंदर टेस्टिस। और ऑर्गन कंटेनिंग एंडोक्राइन सेल्स, कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनके अंदर एंडोक्राइन सेल्स मिलते हैं, जैसे कि थाइमस, हार्ट, लीवर, स्टमक, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वैसे लिस्ट तुम याद रखना, फोटो के अंदर दिखा रखी है, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन देख लो भाई। अब वही बात आ गई, एग्जाम में गए इतना सारा पढ़ के और पूछ लिया वहाँ पे एंडोक्राइन की डेफिनेशन, वो नहीं आएगी। तो सारी चीज़ों को याद रखना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। अब इसकी डेफिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स that secretes hormone directly into the bloodstream to act on the specific organ। मतलब कि जो सेक्रेट करेगी हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, जो अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके काम करेगा। तो फिर जो भाई जो वेल डिफाइंड एंडोक्राइन ग्लैंड होगी उससे जो हार्मोन रिलीज होगा वही वेल डिफाइंड हार्मोन कहलाएगा। ठीक है, ये है 9 वेल डिफाइंड एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस है तुम्हारा न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन बोलेंगे भाई इसको। ठीक है, इससे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये भाई इसकी लिस्ट देख लियो, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एंड्रिनल, इसमें सारी वही सारी ग्लैंड्स हैं जो मैंने उस फोटो में दिखाई थी, इससे एक्स्ट्रा कुछ ही नहीं है। अब जो हाइपोथैलेमस के 7 हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो देख लो। इसमें ना ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन और पिट्यूटरी के हार्मोन, ये 2 हार्मोन तुम्हें याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सा हार्मोन है। तो उसके लिए मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा रिलीज़ करता है वो इनिबिटरी हार्मोन। तो बस इसी से सारा काम बन जाएगा तुम्हारा। रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि लास्ट में RH मिल जाएगा। अब RH जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन में तुम्हारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और वैसे ही इसी तरह से तुम्हारा भाई इनिबिटरी हार्मोन रिलीज होंगे। इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन। अब क्या है, इसको जो ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन है इसको सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन की उसके लिए इनिबिट करता है उसको। और जो प्रोलैक्टिन जो इनिबिटरी हार्मोन है इसको हम डोपामाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन हो गया। अब इसके अंदर देखोगे तुम एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और उसके हार्मोन की लिस्ट देख लो। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करना अपने को, अगली क्लास में हम हाइपोथैलेमस और उसके साथ साथ सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, उनके हार्मोन्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखो सबसे पहले पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और PRL, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या क्या रिलीज करेगी, एक तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। अब क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन मत रखना, जो पिट्यूटरी है वो तुम्हारे इन हार्मोन को बनाती नहीं है, वो बनते तो हाइपोथैलेमस में ही है, और हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से बनते हैं, ठीक है, ये बस रिलीज करने का काम करती है। और दूसरा है थायराइड क्या है, इसमें 3 हार्मोन हो गए, कैल्सिटोनिन, T3, T4 को थायरोक्सिन बोल दिया, T3 का मतलब ट्राईथायरॉयडिन, और कैल्सिटोनिन एक तीसरा हार्मोन हो गया। ऐसे पैराथायरॉयड की जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये तुम्हारा PTH और पैराथायरॉयड हार्मोन बना देगी। उसके बाद देखोगे एड्रिनल ग्लैंड में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका होता है कोर्टेक्स, एक तो है इसका मेडुला। जो कोर्टेक्स से निकलता है कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, और मेडुला से निकलता है एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन। इन दोनों को मिला के कैटेकोलामाइन भी बोलते हैं। और जो कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, ये तुम्हारे कोर्टेक्स से रिलीज हो गया, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। उसके बाद अगली स्लाइड में मूव करते हैं। अब देखो कि पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज कंप्लीट एक एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर पैचेस मिलते हैं सेल्स के, जिसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। इन पैचेस से फिर हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन। ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ना, ये इनको कंट्रोल करता है, ये इनहिबिटरी हार्मोन है। उसके बाद देखोगे तुम ओवरी में से क्या क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनिबिन। ओवरी से वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन मेन हार्मोन है वो लिस्ट लिखी है मैंने। टेस्टिस है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन और एंटी मुलेरिन हार्मोन रिलीज होता है। ये वो एंटी मुलेरिन हार्मोन है, ये वो हार्मोन है जो तुम्हें डिसाइड करता है कि तुम आफ्टर बर्थ मेल होगे या फीमेल होगे, ठीक है। और तुम देखोगे पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, थाइमस ग्लैंड तुम्हारा थाइमोसिन रिलीज करता है। अब कुछ 4 ऑर्गन ऐसे हैं जो भाई 4 ऑर्गन से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट देख लो। सबसे पहले हो गया हार्ट, दूसरा किडनी, तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, चौथा प्लेसेंटा, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट से तुम्हारा ANP रिलीज होता है, किडनी से इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रोल और विटामिन D3, शायद एक्टिव विटामिन D3 यही वाला था, पीछे पढ़ के आए हैं। उसके बाद देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, मोटिलिन, CCK, GIP। इनका जो काम है मैंने शॉर्ट में पीछे लिख भी रखा था। अब देखो कि प्लेसेंटा के आगे HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HPL, इनिबिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे हार्मोन हम डिस्कस करेंगे। अभी की ये टेबल दे रखी है भाई, इस टेबल में क्या है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे क्या है कि तुम्हें हाइपोथैलेमस के हार्मोन और पिट्यूटरी के हार्मोन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और वो कौन सा कैसे काम कर रहा है वो याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो PRH क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और रिलीज़ करा देगा प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जाएगा सीधा ब्रेस्ट के अंदर, यानी तुम्हारे टिश्यू के अंदर, और जाके निकलवा देगा दूधू बोले तो मिल्क। अब फिर देखोगे अभी प्रोलैक्टिन का इनिबिटरी हार्मोन होता है डोपामाइन, अगर वो रिलीज़ हो गया तो वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और प्रोलैक्टिन को बढ़ने ही नहीं देगा, और प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा तो ब्रेस्ट में जाके दूध भी नहीं बनेगा, यानी तुम्हारा मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद देखोगे TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जो भी है, ये तुम्हारा जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाएगा, और फिर ये आगे जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा थायराइड हार्मोन जाएगा टिश्यू में और उसमें जाके अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करेगा। उसके बाद है कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन जाएगा तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी में, रिलीज़ करवाएगा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फिर वो जाएगा ये ACTH जाएगा तुम्हारा एड्रेनल कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स से निकलवाएगा कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल जाएगा तुम्हारे टिश्यू के अंदर और जाके अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन निकलवाया, वो जाएगा लीवर में, लीवर से निकलेगा सोमेटोमीडियंस, और सोमेटोमीडियंस तुम्हारे जो टिश्यू होगा उसमें जाके कुछ काम कर देगा। वैसे ही अगर ये तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन रिलीज हो गया तो वो इनिबिट कर देगा तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, टिश्यू ग्रोथ रुक जाएगी। और इसको ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टैटिन।
अब देखोगे GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि गोनेड्स में जाके काम करता है। पहले जाएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी में, सॉरी गोनेड्स में जाके ये काम करेंगे, तो ये पहले जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और जाके रिलीज़ करवाएगा FSH और LH। इन दोनों को मिला के गोनाडोट्रोप्स बोलते हैं। जो ये गोनाडोट्रोप्स हैं इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोनेड्स में जाके काम करते हैं। मतलब कि गोनेड्स बोलते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल के अंदर तो होता है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होता है ओवरी। और जो ये जाके फिर FSH और LH अगर मेल के अंदर जाके काम करेंगे तो रिलीज़ करवाएंगे एंड्रोजन्स, और अगर ये फिर जाके फीमेल में काम करेंगे तो रिलीज़ करवाएंगे तुम्हारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऐसे ही फिर ये आगे जाके टिश्यू में उनके सेल ग्रोथ या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव उनका फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। अब इसी के साथ आगे देखते हैं हम मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन मतलब किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड को समझना है तो उसके क्या क्या मेथड है। एब्लेशन बाय सर्जरी और डिसीज, एब्लेशन बाय सर्जरी और डिसीज मेथड है। अब इसके अंदर क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज लीड्स टू द डायबिटीज़ मेलाइटस बट इफ पिट्यूटरी इज आल्सो रिमूव्ड। अब क्या है कि सर्जिकल रिमूव कर देते हैं पेनक्रियाज का किसी एनिमल से, तो उस एनिमल के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी एक हिसाब से, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट इफ़ द पिट्यूटरी इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एनिमल द डायबिटीज़ सिम्टम्स गेट करेक्टेड। अगर पिट्यूटरी को भी रिमूव कर दें तो उसमें से क्या है, डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे क्या, दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट होसे सो दैट दिस इज़ नोन एज होसे इफेक्ट। अब क्या है, ये दोनों पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, वो एक डायबिटोजेनिक हार्मोन है। अगर तुम पिट्यूटरी हटा दोगे तो फिर ये डायबिटोजेनिक हार्मोन ही निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद में तुम्हारे डायबिटीज़ नहीं होगी। ऐसे करके ये आगे तुम देख लेना इसको। उसके बाद है केमिकल एब्लेशन। केमिकल एब्लेशन क्या है? जैसे कि एंटी एंड्रोजन्स है सच अ क्रिप्टेरोन एसीटेट, जैसे कि क्रिप्टेरोन एसीटेट इसका एग्जांपल हो गया। compete करता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जैसे कि टेस्टोस्टेरोन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ द टारगेट ऑर्गन एंड दिस ब्लॉक्स देयर एक्शन। अब मतलब क्या है, एंटी एंड्रोजन मतलब कि compete करेगा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड के साथ ताकि वो जाके टारगेट ऑर्गन के ऊपर बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर सके, ये बात है, ठीक है, ताकि उनके एक्शन को ब्लॉक कर सके। ऐसे करके हम स्टडी कर सकते हैं। तीसरा है केमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्मोन। केमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्मोन में एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं असे ऑफ हार्मोन प्रेजेंट इन द ट्रू टिश्यू एक्सट्रैक्ट। अब आ गया हार्मोन। हार्मोन जो है ये टर्म किसने दी थी? बेलिस और स्टार्लिंग ने। ये साइंटिस्ट के नाम भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर के अंदर क्या पता देखने को मिल जाए। उसके और सही साइंटिस्ट काम के हो या ना हो, लेकिन ये दो जरूर याद रखना। अब हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द स्पेसिफिक टिश्यू। देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन चाहे कोई भी डेफिनेशन हो, डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द स्पेसिफिक टिश्यू, किसी स्पेसिफिक टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से टू अफेक्ट अदर टिश्यू एट लो कंसनट्रेशन, ताकि दूसरे टिश्यू को इफेक्ट कर सके लो कंसनट्रेशन पे भी। अब एक्शन ऑफ द हार्मोन, और कोई भी हार्मोन उसका एक्शन क्या क्या हो सकता है? एक तो फीटल डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन, फीटल डेवलपमेंट करवा सकता है, डिफ्रेंशिएशन करवा सकता है, सेल की ग्रोथ करवा सकता है, अगर ज़्यादा ग्रोथ करा दी तो कैंसर भी करवा सकता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन हो सकता है, रीनल फंक्शन, स्केलेटल फंक्शन, रिप्रोडक्शन फंक्शन, इम्यून फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन, बॉडी के सभी फंक्शन को हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए है कि भाई हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हार्मोन और सेकेंडरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन क्या है? वो है डायरेक्ट एक्शन ऑन द रिप्रोडक्शन, वे हार्मोन जो डायरेक्ट एक्शन है रिप्रोडक्शन के ऊपर, जैसे कि FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब इसमें देखो FSH LH समझ आ रहा है भाई, फॉलिकल रिलीज करवाता है एक भाई तुम्हारा ओवा रिलीज़ करवाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डायरेक्ट प्रेगनेंसी हार्मोन हो गए, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है मेल का हार्मोन हो गया भाई, ये तुम्हारा स्पर्म बनवाता है। और ये ऑक्सीटोसिन किस काम का है? ऑक्सीटोसिन को डायरेक्ट क्यों कह दिया? ऑक्सीटोसिन इसलिए है क्योंकि ऑक्सीटोसिन तुम्हारा पार्चुरेशन के टाइम काम आता है। ऑक्सीटोसिन है जब तुम्हारा पार्चुरेशन करवानी होगी ना तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, माइल्ड नहीं जोरा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। फिर दूसरा सेकेंडरी हार्मोन हैव इनडायरेक्ट एक्शन ऑन द रिप्रोडक्शन। अब सेकेंडरी उनको बोलते हैं जो इनडायरेक्ट एक्शन करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर, बल्कि उनका कहीं ना कहीं हाथ है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसके अंदर ACTH, STS, TSH, वेसोप्रेसिन, T3, ये बहुत लंबी लिस्ट है। इन सभी हार्मोन की जांच की जाती है क्योंकि ये सारे उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन की क्लासिफिकेशन केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे पेप्टाइड, प्रोटीन या अमाइन डेरिवेटिव, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में डिवाइड करते हैं।
अब भाई केमिकल के बेसिस के भी ऊपर भाई हम प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन बांट देते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन आर कंप्राइज्ड ऑफ द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की चेन होती है पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर। अब सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एंडोक्राइन सेल्स। अब बनते कहाँ हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो ये क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। और प्रोटीन पेप्टाइड कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो ये हार्मोन भी वही सिंथेसाइज होंगे। तो क्या होंगे, राइबोसोम ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जाके सिंथेसिस होगी। पेप्टाइड हार्मोन कैन बी इन द एंडोक्राइन सेल अंटिल दे आर नीडेड एट द सम टाइम सम लेटर पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है, जो पेप्टाइड हार्मोन है ना, वो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर रह सकते हैं जब तक उनकी ज़रूरत ना हो। अब ये पॉइंट कैसे कहा इसने, तुम्हें पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है। तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने के लिए प्रोटीन डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई अनदर कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो ऐसे केस में जो मतलब कि जो लिपिड वाले हार्मोन होते हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो पेप्टाइड हार्मोन है वो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे करके कह रहा है कि वो थोड़े बहुत देर तक के लिए वो मतलब एंडोक्राइन सेल्स के अंदर रह सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट कोई तुमको मतलब स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर भी मिलेगा। रेंज फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड टू 100 ऑफ अमाइनो एसिड इन साइज, 3 से लेकर 10 को तक हो सकते हैं। ऑफन प्रोड्यूस इन द लार्ज मोलिकुलर वेट प्रिकर्सर दैट द प्रोटियोलाइटिकली क्लीव टू एक्टिव फॉर्म ऑफ द हार्मोन। अब क्या कह रहा है कि ये लार्ज मोलिकुलर वेट में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लार्ज मोलिकुलर वेट के, और बाद में उसको प्रोटियोलाइटिकली क्लीव कर देंगे ताकि वो एक्टिव हो जाए। मतलब कि तुम्हें पता है, जैसे कि इंसुलिन का एग्जांपल ले लो। इंसुलिन है तुम्हारा, तो प्रो हार्मोन की स्टेज के अंदर प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रिलीज़ होता है। बाद में उसको इसके अंदर 3 चैन होती है, ए बी और सी, और उसके बाद में फिर उसको सी को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो प्रो हार्मोन से हार्मोन की स्टेज में आ गया। अब मोलिकुलर वेट है इसका 1000 से 50,000 डाल्टन पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन का, वाटर सोल्यूबल का। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन देख इसने कह दिया ये वाटर सोल्यूबल है। अब देख मोलिकुलर वेट 1000 से 50,000 डाल्टन। भाई जो मोलिकुलर वेट एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हें याद रखनी चाहिए, कभी ना कभी तेरे को दिक्कत देगी ये। तो मोलिकुलर वेट उसके तो याद कर लो, क्या पता किस्मत अच्छी रही तो ना देखने को मिले कहीं क्वेश्चन में। तो 1000 से 50,000 डाल्टन प्रोटीन का मोलिकुलर वेट है। कंप्राइज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हार्मोन परहैप्स इन द 1000। इसके अंदर क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हार्मोन्स मिलते हैं इसी मतलब जो प्रोटीन हार्मोन की लिस्ट में, मतलब कि सैकड़ों हज़ारों वाले नंबर में हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, अमाइनो एसिड की चेन है, अगर भाई अगर कोई 100 अमाइनो एसिड का भाई एक प्रोटीन हार्मोन है, तो वो क्या पता 99 वाला भी तो कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन पाएगा। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसके अंदर। अब देखो तुम, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अब क्या, लाइक अदर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड राइबोसोमल आरएनए डायरेक्टेड बाय ए जीन आर प्रोड्यूस एज प्री हार्मोन्स। लाइक अदर प्रोटीन, जैसे और प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोमल आरएनए डायरेक्टेड बाय ए जीन। ये भी राइबोसोमल आरएनए में सिंथेसिस होते हैं, जैसे और प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जो कि जीन से डायरेक्ट हो जाते हैं, मतलब जीन के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्री हार्मोन, आर प्रोड्यूस्ड एज अ प्री हार्मोन, प्री हार्मोन के रूप में रिलीज होते हैं या प्रो हार्मोन बोल देते हैं। फर्स्ट क्लीव टू फॉर्म प्रो हार्मोन, अच्छा मतलब कि प्री हार्मोन में प्रोड्यूस होंगे, फिर वो प्रो हार्मोन में कन्वर्ट होंगे, देन क्लीव्ड अगेन टू फॉर्म हार्मोन। बाद में उसको दोबारा क्लीव कर दिया जाएगा ताकि वो हार्मोन एक्टिव फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद स्टोर्ड इन द लार्ज अमाउंट इन द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स, मतलब कि अब क्या है कि अब इसके अंदर बाहर तो निकल नहीं सकते, तो वो ग्रेन्यूल बन के रह जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब कि स्टोर्ड हो जाता है लार्ज अमाउंट के अंदर, और बाद में उसको एक्सोसाइटोसिस करते हैं, मतलब कि उल्टी करके बाहर निकालनी पड़ती है सेल को ये बाहर। समझ गए। पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होगी, अब सेम यार तुम देखोगे तो वही प्रोसेस दोहरा रखी है। भाई कोई मतलब यहाँ पे डीएनए की चेन थी, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लिखना लगा, एमआरएनए बना, फिर वो इंट्रॉन्स लगे, वो रीजॉइनिंग हुई, एमआरएनए है ये, उसके फिर एमआरएनए बाहर निकला, फिर उसके जाके राइबोसोम पे लगा, फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, फिर ये मतलब की पूरी एक चेन बनी। ये चेन बनने के बाद ना यही है भाई, प्री प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर बायोलॉजिकल एक्शन शो कर देगा। ठीक है, वो सिंपल जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है वैसे ही दिखा रखा है।
अब बात आती है पेप्टाइड हार्मोन्स की। थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर दे आर रेफर टू एज वाटर सोल्यूबल, इनको वाटर सोल्यूबल भी बोलते हैं, ठीक है। रिसेप्टर फॉर पेप्टाइड हार्मोन्स आर फाउंड ऑन द सेल सरफेस ऑन देयर टारगेट सेल। अब इनके रिसेप्टर सेल सरफेस के ऊपर मिलते हैं। अब इसका भी रीज़न सेट बैठ गया कि कैसे, कि अब ये कोई सेल है, इसके ऊपर लिपिड की बाई लेयर है, तो अंदर तो ये डायरेक्ट जा नहीं सकते, कोई कैरियर प्रोटीन चाहिएगा, तो इसके रिसेप्टर डायरेक्ट सेल के सरफेस के ऊपर ही लगा दिए जाते हैं कि भी वहीं पे जाके तो बाइंड कर जा, आगे जो भी मैसेज पहुंचाना होगा हमारा कोई दूसरा कैरियर प्रोटीन बैठा होगा। अब जो कैरियर प्रोटीन बैठा होगा या फिर कोई बंदा बैठा होगा उसका नाम है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है जो आगे जाके मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हार्मोन एडिनाइलेट, यहाँ पे क्या है, इस स्लाइड के अंदर एक्शन दिखा रखा है वाटर सोल्यूबल हार्मोन का। अब एक्शन ऑफ द वाटर सोल्यूबल हार्मोन देखने के लिए पहले एक बार यही देख लो, मैं तुम्हें थोड़ा हवा में बता देता हूँ, फिर मैं वहाँ पे रीड करूँगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। जो रिसेप्टर है, बाहर से आएगा हार्मोन, और जो भी हार्मोन हो, जैसे कि एडिनाइलेट आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि हार्मोन एडिनाइलेट आ गया, जो कोई भी हार्मोन आया, प्रोटीन हार्मोन आ गया, वो इसके ऊपर अटैच होगा, अंदर जी प्रोटीन होगा, वो यहाँ से होगा रिलीज़ और जाएगा और एटीपी को तोड़वा देगा। एटीपी दो भाग में टूट जाएगी, मतलब एटीपीज लगा वो उसको टूट गया, एक तो साइक्लिक एएमपी बनेगा और प्लस में इसका फॉस्फोरस जो भी है, मतलब 3 ट्राई हो जाएगा, 2 फॉस्फेट बाहर निकल गए। अब जो ये साइक्लिक एएमपी बना है, ये क्या करेगा, ये जाएगा इनिबिटरी प्रोटीन काइनेज को चेंज कर देगा, दो मतलब कि 2 यूनिट में तोड़ देगा। इनिबिटरी प्रोटीन काइनेज, एक तो इनिबिटरी सब यूनिट तो अलग निकाल दी और प्रोटीन काइनेज बच जाएगा, और प्रोटीन काइनेज है, फिर इसके बाद में इसकी फॉस्फोराइलेशन की जाएगी, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर दोबारा से एटीपी ज्वाइन की जाएगी, और फिर उसके अंदर मतलब कि फॉस्फोराइलेशन होता है किसी भी प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, फिर उसको फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा, जो कि इनएक्टिवेशन होता है, जो इनएक्टिव स्पेसिफिक एंजाइम होता है, फिर वो बाद में एक्टिव हो जाता है, और फिर वो एक्टिव वाला है अपना एक्शन दिखा देता है, मतलब कि बायोलॉजिकल फंक्शन शो कर देता है। अब मैं वहाँ पे उसको एक एक लाइन बाय लाइन रीड कर दूंगा तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक्शन क्या है वो सोल्यूबल हार्मोन का, देखो देखो वाटर सोल्यूबल हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर डिफ्यूजेज फ्रॉम द ब्लड थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सबसे क्या है, पहले क्या करेगा, मतलब जहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा है पहले वो निकलेगा वहाँ से और डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाके डिफ्यूज़ करेगा, मतलब कि पहले तो उसको ब्लड में जाना पड़ेगा, एंड देन बाइंड टू इस रिसेप्टर एट द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द टारगेट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि फिर जाएगा अपने सेल के एक्सटर्नल सरफेस पे जाके बाइंड करेगा। दी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड जी प्रोटीन, वहाँ से जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन इन टर्न्स एक्टिवेट द एडिनाइलेट साइक्लेज, जो कि मतलब कि जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। देखो इससे पीछे यही देखा था, जी प्रोटीन निकला, ये जाएगा एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा, वो साइक्लिक एएमपी बनवा देगा, ठीक है। हाँ, एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। एडिनाइलेट साइक्लेज है कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी बाकी तुम्हें पता हो तो ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है, बहुत सारे सेकेंडरी मैसेज पढ़े थे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो साइक्लिक एएमपी में बन जाएगा, एटीपी को क्या तोड़ दिया साइक्लिक एएमपी में, बिकॉज ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिएक्शन अकर इन द साइटोसोल ऑफ द सेल, बिकॉज द एंजाइम एक्टिव साइट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये जो वाले जो ये प्रोटीन था, जो मतलब जो ये रिएक्शन हुई है साइक्लिक एएमपी का जो बना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होने लग रही है, देखो ये होने लग रही है सरफेस पे होने लग रही है, तो ये कह रहा है इससे आगे की जो रिएक्शन है वो साइटोसोल के अंदर होगी, मतलब कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होगी, ये कह रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द रिएक्शन अकर इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। साइक्लिक एएमपी द सेकेंडरी मैसेंजर, देखो सेकंड मैसेंजर हो गया, एक्टिवेट वन और मोर प्रोटीन काइनेज, एक्टिवेट करेगा एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन काइनेज को, विच मे बी फ्री इन द साइटोसोल और बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे ज़्यादा मतलब कि क्या, मतलब कि और ज़्यादा प्रोटीन काइनेज को मतलब एक्टिवेट करेगा। अब प्रोटीन काइनेज इज एन एंजाइम, एक प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम होता है, फॉस्फोराइलेट्स एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू अदर सेलुलर प्रोटीन सच एज एंजाइम, मतलब कि और सेलुलर प्रोटीन्स के ऊपर वो जाके मतलब उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, उनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है। द डोनर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप इज एटीपी विच इज कन्वर्टेड टू एटीपी। देखो इससे आगे की तो भाई क्या ही रीड करूँ, सिंपल सी बात है। अब इसी के ऊपर देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, वो रीडिंग वाले तुम ज़्यादा बोर हो जाओगे। अब इससे आगे तो बस छोटे मोटे वही स्टेप लिख रखे हैं, आगे कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, बाहर से आया एक तुम्हारा कौन
हार्मोन आके बाहर सेल सरफेस पे बाइंड किया, मतलब कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड किया। जो जी प्रोटीन था, जी प्रोटीन है, वो जाएगा उसके ऊपर, फिर भाई साइक्लिक एएमपी बनेगा। वो एडिनाइलेट साइक्लेस था, वो साइक्लिक एएमपी बना देगा एटीपी को। और भाई साइक्लिक एएमपी है, ये क्या करेगा, इनिबिटरी प्रोटीन काइनेज को, इनिबिटरी सब यूनिट अलग प्रोटीन काइनेज बना देगा। प्रोटीन काइनेज क्या होते हैं, वे होते हैं जो किसी एंजाइम या किसी के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, और जो कि इनएक्टिव कोई एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और वो एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद फिर जाके अपना एक्शन शो कर देता है। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं इससे भी। स्टेरॉइड हार्मोन। अब स्टेरॉइड हार्मोन देखने हैं। स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? ऑल स्टेरॉइड हार्मोन आर मेड इनिशियली फ्रॉम द प्रीकर्सर ऑफ द मेड फ्रॉम द प्रीकर्सर। जो क्या कह रहा है कि जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो अपने प्रीकर्सर से बनाए जाते हैं। अब इनका प्रीकर्सर कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इनका होता है पापा। ठीक है, तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होंगे वो प्रीकर्सर से बनेंगे। मतलब कि प्रीकर्सर किसको कहते हैं? फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस पाथवे, कि जो फर्स्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है। देखो ये कोलेस्ट्रॉल लिख ही रखा है, अच्छी बात है। सीरीज ऑफ एंजाइम स्टेप इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्टीरोडोजेनिक टिश्यू कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू द अदर स्टेरॉइड हार्मोन एंड इंटरमीडिएट्स। मतलब कि ये सीरीज और रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, स्मूथ वाले में होगी अब की बार, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन बन रहा है ना स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी एसआर। और उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्टेरॉइड हार्मोन तुम्हारे गोनेड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनाए जाते हैं। गोनेड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं मैक्सिमम। थायराइड हार्मोन आर नॉट स्टेरॉइड बट दे विल बी कैटेगराइज्ड विद स्टेरॉइड फॉर सिंप्लिसिटी। जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना, ये बल्कि स्टेरॉइड नहीं होते, ये स्टेरॉइड नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको स्टेरॉइड के साथ में रख देते हैं, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं तो बहुत सारे काम इनके जैसे हो गए ना, ये बात करके हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कह दिया इसने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एंडोक्राइन सेल्स, जो भी उनके माइटोकॉन्ड्रिया होंगे या फिर कहीं पे भी। मोलिकुलर वेट इनका 300 से 4000 डाल्टन। स्टेरॉइड हार्मोन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द वेसिकल ऑफ द एंडोक्राइन सेल्स। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि वो लिपिड बाइलेयर की होती है, बाहर डायरेक्ट क्रॉस कर जाते हैं। दैट प्रोड्यूस दैम as soon as steroid hormone are produced they diffuse out of the endocrine cell and enter the blood stream। जैसे वो बनेंगे वो सेल से बाहर निकल जाएंगे ब्लड स्ट्रीम से। स्टेरॉइड हार्मोन आर लिपिड सोल्यूबल एंड देयर रिसेप्टर आर लोकेटेड इनसाइड देयर टारगेट सेल। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं और रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन देयर टारगेट सेल। मतलब कि टारगेट इनसाइड देयर टारगेट सेल के इनसाइड में होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर पे इनकी सेल मेम्ब्रेन पे होने का कोई मतलब भी नहीं है। लिपिड बाइलेयर है तो वो ऐसे डिफ्यूज़ कर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? वही है यार, जैसे कि ट्रांसलोकेशन होगा और ये बन जाएगा, छोड़ दो इसको, इसके अंदर पूरा दे भी नहीं रखा। एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के एक्शन कैसे यहीं पे रीड कर देते हैं। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन इंक्लूड स्टेरॉइड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन, दोनों इसके अंदर आते हैं, मैं पहले बता दिया। बाइंड्स टू रिसेप्टर विद इन टारगेट सेल, ये रिसेप्टर के अंदर टारगेट सेल के अंदर जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर से। देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एज फॉलो, उनके ऐसे होगा। सबसे पहले आप फ्री लिपिड सोल्यूबल हार्मोन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सबसे पहले वो ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। फिर वहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फिर भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इफ़ द सेल इज़ द टारगेट सेल, अगर वो सेल टारगेट सेल है, हार्मोन बाइंड टू एंड एक्टिवेट रिसेप्टर लोकेटेड विद इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस। मतलब जो साइटोसोल और न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे भी उसका रिसेप्टर है वहाँ पे जाएगा, बाइंड करेगा और अपना एक्शन करना शुरू कर देगा। द एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स देन अल्टर जीन एक्सप्रेशन। जो एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो अल्टर कर देगा जीन एक्सप्रेशन को, वो अपना मतलब काम करना शुरू कर देगा स्पेसिफिक जीन ऑन द न्यूक्लियर डीएनए, मतलब न्यूक्लियर डीएनए को जाके मैनिपुलेट कर देगा। एज द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, जैसे डीएनए ट्रांसक्राइब हो जाएगा, न्यू मैसेंजर एमआरएनए फॉर्म्स लीव्स द न्यूक्लियस, वो लीव करेगा न्यूक्लियस को। ठीक है, नया एमआरएनए बाहर निकलेगा न्यूक्लियस से। एंटर द साइटोसोल, साइटोसोल में जाकर देयर इट डायरेक्ट सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन, वहाँ पे नया जाकर ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, वो प्रोटीन बनाएगा। ऑफन एन एंजाइम ऑन द राइबोसोम, क्या पता वो जो प्रोटीन बनने लग रहा है वो एक एंजाइम हो, तो ऐसे ही फिर वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करेगा। द न्यू प्रोटीन आफ्टर द सेल एक्टिविटी एंड कोज द रिस्पॉन्स टिपिकली ऑफ दैट हार्मोन। तो फिर क्या कर रहा है वो, उसका रिस्पॉन्स दिखाता है कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होने लग रहा है। उसके बाद तुम्हारे टाइप्स ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कितने टाइप्स के हैं?
हैं। ये सबसे पहले दिखा रहा है ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड किसको बोलते हैं? ग्लूको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके अंदर है? कोर्टिसोल के अंदर, ठीक है। कोर्टिसोल ग्लूकोकोर्टिकोइड है। और तो मिनरलोकोर्टिकोइड है, ये तुम्हारा एल्डोस्टेरोन इसका एग्जांपल हो गया, मिनरल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, डीसीटी में जाके काम करता है। एंड्रोजन इसका एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल के अंदर। एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्राडियोल और एस्ट्रोन आते हैं इसके अंदर, दोनों एस्ट्रोजन के अंदर इंक्लूडेड है। प्रोजेस्टेरोन है, इसको प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं, जैसे कि प्रोजेस्ट्रोजन था वो। स्टेरॉइड कैन बी ट्रांसफर्ड स्टेरॉइड कैन बी ट्रांसफर टू द एक्टिव स्टेरॉइड इन द टारगेट सेल। तो स्टेरॉइड को ट्रांसफर किया जा सकता है एक्टिव स्टेरॉइड टारगेट सेल के अंदर, और वो डायरेक्ट डिफ्यूज ही कर जाएगा यार। चलो अगली स्लाइड में मूव करते हैं। फिर है अमाइंस हार्मोन्स, सॉरी अमाइनो हार्मोन क्या है? दे आर टू ग्रुप ऑफ हार्मोन ड्राइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। अब ये वे हार्मोन की लिस्ट आएगी जो अमाइनो एसिड से ड्राइव किए जाते हैं। अमाइनो एसिड जैसे कि टायरोसिन से दो निकल सकते, जैसे कि थायरोसिन हो गया, एक हो गया तुम्हारा एपिनेफ्रिन और एक थायरोक्सिन। कौन से अमाइनो एसिड से? टायरोसिन से। थायराइड हार्मोन एंड कैटेकोलामाइन, जैसे कि थायराइड हार्मोन हो सकते हैं, ठीक है, और एक कैटेकोलामाइन इस कैटेगरी का हार्मोन हो गया अमाइंस हार्मोन्स में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन क्या है कि भाई सेल के कोई कैरियर प्रोटीन लगेगा, अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर उसका रिसेप्टर होगा, बाइंड होगा, वह फिर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। मतलब कि जो रिसेप्टर है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, सॉरी रिसेप्टर प्रोटीन जो इसका वो न्यूक्लियस के अंदर है। दोबारा से कोई कैरियर प्रोटीन लगेगा, फिर ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस में जाके अपना जाके बाइंड किया रिसेप्टर से, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए है फिर प्रोटीन सिंथेसिस की साइटोप्लाज्म में, और थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स आ जाएगा। सेम वही मैकेनिज्म है, सब रिपीटेशन है, बस थोड़ा समझ आ जाना चाहिए क्या चीज़ चल रही है। टू अदर अमाइनो एसिड आर यूज ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। मतलब कि और भी अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं हार्मोन सिंथेसिस के लिए, जैसे कि ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर टू द सेरोटोनिन एंड पिनियल हार्मोन मेलाटोनिन। अब एंड द पिनियल हार्मोन मेलाटोनिन। अब मैं इससे पहले तुमको टायरोसिन दिखाया था। टायरोसिन क्या है? थायराइड हार्मोन में काम आ रहा था और साथ ही साथ तुम्हारा कैटेकोलामाइन में काम आ रहा था। अब इसने दिखा दिया ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन तुम्हारा सेरोटोनिन और मेलाटोनिन और सेरोटोनिन में काम आ रहा है, और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट करता है हिस्टामाइन। ये बेसोफिल से क्या क्या है? सेरोटोनिन और हिस्टामाइन सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो उन दोनों के बता दिया, एक मेलाटोनिन के लिए बता दिया। और ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन के लिए होगा, ग्लूटामिक एसिड हिस्टामाइन के लिए होगा। ये अमाइनो एसिड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि एक नंबर में पूछ लेंगे, तो थोड़ा सा इन को कवर कर लेना कि ट्रिप्टोफैन तुम्हारा सेरोटोनिन के लिए होगा, और ट्रिप्टोफैन के बाद ग्लूटामिक एसिड है तुम्हारा हिस्टामाइन के लिए होगा। उसके बाद देखोगे तुम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देखो, ये वॉन यूलर ने दिए थे, मतलब कॉइन की थी टर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर ए सब्सटेंस फाउंड इन द ह्यूमन सीमन, ये ह्यूमन सीमन के अंदर पाए जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर पैरा हार्मोन्स, ये पैरा हार्मोन्स होते हैं, प्रो हार्मोन्स नहीं होते, पैरा हार्मोन्स हैं। दे आर रैपिडली मेटाबोलाइज, ये रैपिडली मेटाबोलाइज किए जाते हैं, मतलब कि मेटाबोलाइज हो जाते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो कभी मेटाबोलाइज नहीं होते अपने। उसके बाद देखो प्रिकर्सर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज लिनोलिनिक एसिड। ये भाई प्रिकर्सर, जो इतने प्रिकर्सर है ना भाई, ये तो याद रख ही लो। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, ठीक है, तुम्हें 12th क्लास वाली चीज़ें तो पूछे नहीं है। तो लिनोलिक एसिड तुम्हारा प्रिकर्सर हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। रैकिडोनिक हो गया, रैकिडोनिक एंड प्रेस्टेनिक एसिड, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन और PG2 अल्फा यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन ल्यूटियोलाइसिस। अब रोल देखो भाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, कंस्ट्रक्शन फॉर यूटेरो ओवेरियन वेसल कॉजिंग इस्केमिया एंड स्टारवेशन ऑफ द ल्यूटियल सेल्स। जो ल्यूटियल सेल होता है उसका स्टारवेशन में काम आता है। ल्यूटियल सेल किसमें मिलती है? जो ओवा आता है उसमें मिलती होगी शायद, तो उसको फिर उसको तोड़ता है और फिर उसके बाद में सीमन उसके अंदर जाके अपना काम कर ले। इंटरफेरेंस विद प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस में काम करता है भाई। कंपटीशन LH इनटू द रिसेप्टर साइट, कंपटीशन करता है LH का रिसेप्टर साइट में, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द LH रिसेप्टर साइट, और जो LH रिसेप्टर साइट है उसको डिस्ट्रक्शन करता है। मतलब कि ये LH के लिए खतरा है, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसके लिए खतरा है, मतलब कि उसके साइट को डिस्ट्रक्ट कर देगा, जाके खुद जाके बाइंड करने की कोशिश कर लेगा। रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रेशन। अब हार्मोन जो सेक्रेशन हो रहा है उसका रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन के लिए भी मोरल मैकेनिज्म हो सकता है, नर्वस का मैकेनिज्म हो सकता है कि हार्मोन का जो सेक्रेशन हो रहा है उसको रेगुलेट कैसे करें।
इमोरल सेक्रेशन के अंदर जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ द मेटाबोलाइट, कि जो मेटाबोलाइट जो उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर भी प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो ऊपर से सेक्रेशन कम हो जाएगा, हार्मोन का भी प्रोडक्ट ज़्यादा हो रखा है तो वो हार्मोन वैसे कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ अनदर हार्मोन, कि भाई ये दो हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, वो ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा। तो वैसे करके है। नर्वस मैकेनिज्म से भी कंट्रोल होते हैं भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमिक कनेक्शन। हाँ, नर्वस मैकेनिज्म के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमिक कनेक्शन, ये दोनों यूज़ हो जाएगा भाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे भाई, पेरिफेरल के अंदर तुम्हारा कौन सा आता है, पेरिफेरल के अंदर तुम्हारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। मतलब कि सिंपैथेटिक जब होगा तब तुम्हारा कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन रिलीज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक में और भी कनेक्शन बहुत सारे हैं, हाइपोथैलेमिक कनेक्शन भी होता है और जेनेटिक भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप से रेगुलेशन होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं आगे। इमोरल मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द मेटाबोलाइट, सारी वही बातें मिलेंगी जो मैंने बोली। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड स्ट्रीम, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन हार्मोन रिलीज, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। अब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है इंक्रीज होगी अगर ब्लड की स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा और ब्लड की शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा। इफ़ ग्लूकोज कंसनट्रेशन डिक्रीजेज देन इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द ग्लूकागोन, अगर ब्लड की ग्लूकोज डिक्रीज होगी तो ग्लूकागोन बढ़ जाएगा। फ्रॉम द ए सेल ऑफ द पेनक्रियाज, अल्फा सेल से निकले गया और कन्वर्जन ऑफ द लीवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, तो फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लेके आएगा और फिर ग्लूकोज का ब्लड का शुगर लेवल को नॉर्मल बना देगा। तो यही चीज़ है, मेटाबोलाइट्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कंसनट्रेशन ऑफ अनदर हार्मोन, जो और हार्मोन्स के, अब इसका भी पार्ट आ गया कि दूसरे हार्मोन कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं भाई। फीडबैक मैकेनिज्म, हाँ मैं बता रहा था वो फीडबैक मैकेनिज्म ही था। इसको सर्व मैकेनिज्म भी बोलते हैं कि दूसरा बंदा उसको कैसे सर्व कर रहा है। एन ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ हार्मोन, ये ऑटोमेटिक ही है। आउटपुट टू ए डिजायरेबल लेवल सेंसिंग फीडबैक ऑफ अदर हार्मोन, कि मतलब कि वो सेंस कर लेता है कितने ज़्यादा अपने को डिज़ायरेबल है उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल देके समझो, TSHRF फॉर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से मैं डायरेक्ट हवा में बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस से क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। हाँ देखो, तुम यहाँ से देख सकते हो, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन बना दिया, फिर वो थायराइड ग्लैंड में जाएगा, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, थायराइड हार्मोन। अब क्या है कि भाई यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन जो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिखा रहा है, अगर वो पहले से बाई प्रोडक्ट यानी थायराइड, भाई थायरोक्सिन हार्मोन का पहले ही लेवल ज़्यादा है, तो फिर वो क्या होगा भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ही नहीं बचाएगा, तो ये उसका फीडबैक देगा कि तू रिलीज़ मत हो। फिर ऐसे फिर ये रिलीज़ नहीं हो, ये आगे जाके ऊपर बता देगा नहीं हो। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है। बाकी पैराग्राफ रीड करना हो तो कर लेना, एग्ज़ाम में राइट करने के लिए इजी हो जाएगा तुम्हारा, भाई तुम अच्छे से जल्दी जल्दी लिख पाओगे। बाकी तुम चाहते हो तो मैं एक बार रीड कर ही देता हूँ। देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से निकला थ्रू हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस एक्ट्स एंड रिलीज थायराइड। अब क्या था, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाता है थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, मतलब कि वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाएगा, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू दैट इज थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन, फिर वहाँ से वो निकलेगा और तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। वही बातें बता रखी है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स इनिबिशन ऑफ हार्मोन एंड अदर हार्मोन, नेगेटिव फीडबैक में इनिबिशन हो जाएगा दूसरे हार्मोन का, और उसके बाद में देखोगे पॉजिटिव फीडबैक मीन्स स्टिमुलेशन, उसके अंदर स्टिमुलेशन हो जाएगा दूसरे हार्मोन का, अनदर हार्मोन का। व्हेन हार्मोन इज डायरेक्टली गिविंग सिग्नल टू द पिट्यूटरी इट इज़ नोन एज शॉर्ट लूप एक्शन, जैसे कि पिट्यूटरी को जरा वो शॉर्ट लूप एक्शन बोल दिया। व्हेन इट इज़ गिविंग सिग्नल थ्रू हाइपोथैलेमस इट इज़ लॉन्ग लूप, मतलब कि अपने से एक ऊपर को दिया है तो शॉर्ट लूप हो गया, अगर डायरेक्ट ओट से ऊपर वाले को दिया है तो ये लॉन्ग लूप हो गया। बस यही बात कह रखी थी, कर दिया मैंने रीड। अब नर्वस मैकेनिज्म से कैसे, पेरिफेरल नर्व कनेक्शन देखोगे, हाइपोथैलेमिक कनेक्शन देखोगे। पेरिफेरल नर्व कनेक्शन में एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला इज रिलीज्ड इन हाई कंसंट्रेशन फॉलोइंग एन इम्पल्स अराइजन फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स आफ्टर एन एनिमल रिकॉर्डेड फ्राइटफुल इमेज ऑन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब कि फ्राइटफुल कोई डर की इमेज बना ली हो या फिर कुछ भी हो, या फिर तुम यार फियर फाइट फ्लाइट, तुम ये याद कर लो, ये कौन सी कंडीशन में होती है, ये सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक काम किया तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, कैटेकोलामाइन सब रिलीज हो जाता है, तो वो तुम्हारा नर्वस कंट्रोल के अंदर आ गया। बाकी लिखना किस टाइप से वो इसके अंदर देख लेना। हाइपोथैलेमिक कनेक्शन, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एनिमल इज शीप, गोट एंड हॉर्स इज रेगुलेटेड बाय डे लेंथ हाइपोथैलेमस आउटपुट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिस। अब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है किसी एनिमल, जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, ये उसकी डे लेंथ से मतलब कि डिफाइन की जाती है। वही
डे लेंथ से कंट्रोल होती है कि हाइपोथैलेमस से भाई कितना आउटपुट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे, एफएसएच एलएच का रेशियो डिपेंड करेगा, मतलब कि उसकी डे लेंथ कैसी है और स्लीप वेक साइकिल कैसी है जो भी है। तो उस एफएसएच एलएच का रेशियो पर मतलब कि ऊपर नीचे होगा, उससे फिर उसका जर्म सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, सेक्स हार्मोन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे करके ये उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है। अब तुम देखोगे जेनेटिक बेसिस पे, जेनेटिक मेकअप ऑफ एनिमल आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन। जो जेनेटिक मेकअप होता है, और जेनेटिक मेकअप तो करेगा ही, जितने भी प्रोटीन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो एक जीन के ऊपर तो डिपेंड कर रहे हैं। तो जीन को जितना ज़्यादा एक्सप्रेस होगी उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा। तो हमारा जीन जेनेटिक मैकेनिज्म हमारे हार्मोन सेक्रेशन को अफेक्ट करता है। चलो आज की क्लास में इतना इंट्रोडक्शन करना था। अगली क्लास में हम फिर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे, सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सभी को एक एक कवर करते हुए उनके अंदर जितने भी हार्मोन हैं हम सबको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना।